बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत फलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कराची में प्रोग्रेसिव और लिबरल पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम तकरीर, लेकिन गुफ्तार के गाजी के किरदार में कमी ने बहुत ज़्यादा सवालात को भी जन्म दे दिया। नवाज शरीफ ने अपनी आज की तकरीर में कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर का हवाला भी दिया। कायद-ए-आज़म ने अपनी 11 अगस्त की तकरीर में पाकिस्तान के लिए क्या ख्वाब देखा था जिसे हाईजैक किया गया। कायद-ए-आज़म की अगर हम बात करें, कायद-ए-आज़म अगर एक हिंदू को अपना वजीर बना सकते हैं तो नवाज शरीफ अपनी काबीना में किसी हिंदू को आखिर वजीर क्यों नहीं बनाते। सिंध पर सियासी कब्जे की भी एक नई जंग देखा जा रहा है कि शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा हो, पीटीआई, अब उनके बाद नून लीग मैदान में आ चुकी है। कहीं सड़कों का तोहफा, कहीं कॉलेजेस, कहीं अस्पताल। नवाज शरीफ साहब के सिंध पर अचानक इतनी बड़ी बड़ी मेहरबानियां, इसके पीछे कहानी क्या है, माजरा क्या, ये तो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, जहां पर 4 केसेस में सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस के मजीद 4 पहलू बेनकाब हुए। सिंध हुकूमत की नालायकी, नाअहली और लापरवाही देखकर जस्टिस काजी फायज ईसा अफसुर्दा नजर आया। कानून को बालाए ताक रखते हुए सिंध को तबाह किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इजहार बरहमी किया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि डेवलपमेंट के नाम पर अरबों डॉलर्स कर्ज लेने वाले पाकिस्तान के 32 ऐसे अजला हैं जो कि कम तरक्की याफ्ता करार दिए गए हैं। पंजाब के 8 कम तरक्की याफ्ता अजला में से लिया समेत 7 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। पाकिस्तान भर की ज़रूरी ज़रूरियात पूरी करने वाले अजला पाकिस्तान के गरीब तरीन अजला में शामिल हो गए। पंजाब हुकूमत एनएफसी की मद में मिलने वाला फंड, जनूबी पंजाब का फंड आखिर कहां पर खर्च कर रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का ब्यूरोक्रेसी को एक और बड़ा धचका। चीफ सेक्रेटरी सिंध रिजवान मेमन, आईजी सिंध एडे ख्वाजा समेत मुख्तलिफ आला अफसरान तनज़्ज़ुली की जद में आ गए। एक ऑफिसर की तरक्की की खातिर 200 अफसरान की तनज़्ज़ुली हो गई है। ब्यूरोक्रेसी के प्रमोशन केस से मुतालिक फॉलोअप भी आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन क्लासेस साहब, सबसे पहले कराची में आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की है, मगर सवालात भी बड़े हैं। कायद-ए-आज़म की तकरीर का हवाला दिया, लेकिन उस तकरीर में बात और थी, यहाँ पे कुछ और है, बातें कुछ और थी। मैं आज इत्तफाकन कोई प्लान के तहत नहीं, तो मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए तो मैं उस पर FM वगैरह ये रेडियो जो होते हैं सारे सुनता रहता हूँ मैं। उस पे ये रेडियो पाकिस्तान पे उसी वक्त नवाज शरीफ साहब की कराची में जो आज हमारे भाई हैं हिंदूज़ हैं, उनकी होली का उनका फेस्टिवल था, त्यौहार था, उस पर कैद-ए-आज़म साहब ने, इनके सारी नवाज शरीफ साहब अपने आप को कैद-ए-आज़म सानी भी कहते हैं, उनकी तकरीर उस वक्त लाइव आ रही थी। मैंने सारे काम छोड़ के गाड़ी को किया साइड पे और आधा घंटा 40 मिनट मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी। इतनी जबरदस्त आपको लगी, आपने गाड़ी रोकी, आधा घंटा जरूरी था कि एक वहाँ पे आप एक इतने बड़े फेस्टिवल पे गए हुए हैं और आप एक तकरीर, उनकी 2-4 बात उन्होंने मुझे रोक लिया, जिस वजह से नवाज शरीफ साहब की मैंने पूरी तकरीर सुनी। एक उनकी तकरीर में जो हवाले थे 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिससे मैंने समझा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एक डिफरेंट पाकिस्तान की पिक्चर पेश कर रहे हैं, एक लिबरल प्रोग्रेसिव। और उन्होंने जो सबसे बड़ा हवाला दिया जिससे मैं मुतासर हुआ, और उनसे ज़्यादा शायद उनके स्पीच राइटर को ये मेरा ख्याल क्रेडिट जाता है जिसने भी वो तकरीर लिखी, अच्छी लिखी हुई तकरीर थी। और मेरा ख्याल इरफान सदीकी साहब लिखते हैं शायद, उनके स्पीच राइटर तो वही है। ख्यालात तो नहीं लगते, तो मुझे तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है उन्हें कि तकरीर जो है इरफान सदीकी साहब ने लिखी थी, उसमें जो हवाला था जिसने मुझे कैप्चर किया, वो उन्होंने कैद-ए-आज़म की उनकी थी 11 अगस्त और 1947 को, जो उन्होंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तकरीर की थी। और बड़ी मशहूर ज़माना तकरीर है कि जिसको पढ़ के या सुन के ये अंदाज़ा होता है कि जो इस कौम का फादर था वो पाकिस्तान को कैसा देखना चाहता था। और मौका बड़ा अहम था कि वो वहाँ पे उनकी हिंदूज़ के फेस्टिवल पे खड़े होकर ये तकरीर कर रहे थे। सो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने गाड़ी साइड पे की और 40 मिनट बैठ के गाड़ी में मैंने उनकी तकरीर सुनी। ये वो तकरीर है जिस पे आमिर साहब भी उस पे आएंगे कि पहले दिन से एक लड़ाई चल रही है जी, कैद-ए-आज़म ने ये अल्फाज कहे थे या नहीं कहे थे। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे इस्लामिस्ट हैं, जो हमारे मतलब हम उसमें मेजॉरिटी, हम ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं सारे, हम ये कहते हैं जी कैद-ए-आज़म ने ये अल्फाज नहीं कहे थे। बहुत सारी बड़ी तादाद जो मुकर गई है इससे,
बल्कि एक दरमियान में मुझे कहने में हर्ज नहीं है, औरिया जहां मकबूल साहब और यासिर पीरजादा के दरमियान इस पे बड़ी एक लंबी कालमों के जरिए तहरीरी उस पर डिबेट भी हुई थी अच्छी, उसमें लर्निंग वाली बहुत सारी चीज़ें थी। सो जो हमारे यहाँ पे इस्लामिस्ट थे और मजहबी जमातें मोस्टली वो कहते हैं कैद आज़म ने तकरीर नहीं की थी, अगर की थी तो इस तरह की नहीं की थी, आपने बाद में ऐड की, उनका अपना एतराज़ था। वो ये कहते हैं कि कैद आज़म पाकिस्तान को टोटल एक इस्लामी मुल्क चाहते थे, लेकिन वो जो उसको डिफरेंट उनको रिपोर्ट हुआ, कुछ मैं फैक्ट्स साथ भी ले आया हूँ डॉक्यूमेंट्स के साथ, कोई चीज़ें कि कैद आज़म पाकिस्तान कैसा देखना चाहते थे। मैं उस पर तो आता हूँ ज़रा। इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि कैद आज़म साहब के जो कैबिनेट थी उनमें एक अदद हिंदू वजीर भी थे, जो मंडल नाम था मेरा ख्याल है सर, और सबसे पहले सिग्नेचर भी जो उस पर हुए ना, उस अटेंडेंस पे, आज भी वहाँ पे आप कौमी असम्बली में जाए ना तो सबसे पहले सिग्नेचर जो पाकिस्तान की उसमें नई असम्बली में किए हुए हैं वो हिंदू ये मेंबर के हैं, ये जहन में रखिएगा, मंडल साहब के आज भी सिग्नेचर है, जो मैं खुद देख के आया हूँ मैं। अब मैंने निकाली है ये किताब, इसको दिखाता हूँ मैं अभी। इससे पहले यह था कि अगर कैद आज़म जो हैं, मैं इनकी थोड़ी सी आना चाहता हूँ कि सीरियस कितने, तकरीर तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन कितने, 0/0, अमल का फुकदान है, यहीं पे आ रहा है अमल का फुकदान, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की महज इनकी तकरीर कर देना काफ़ी नहीं है। अगर कैद आज़म जो हैं एक वहाँ पे हिंदू को, मंडल साहब को वो बना सकते हैं अपना वजीर, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता, 3 दफ़ा ये वजीर आज़म रहे हैं। हमेशा हमारे यहाँ जो आई है ना हुकूमतें, हमारी ज़रा थोड़ा स्टाइल देखें, तकरीर कर लेंगे, स्पीच राइटर लिख देगा, भले भले मैं आप हमारे जैसे लोग कि जो कैद आज़म के एक उसको लिबरल और मॉडरेट पाकिस्तान के आइडियाज़ पसंद करते हैं, हम भी अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो जाएंगे। जब भी बनाने की बारी लगती है ना, पिछले आप इन पॉलिटिकल हुकूमतों को उठा के देखें, ये खौफ के मारे, डर के मारे जो नैरेटिव यहाँ डेवलप किया हो गया है, हम किसी उसको हिंदू को कैबिनेट में नहीं लेके आते। जितने भी हम वहाँ पिक करेंगे मोस्टली जो है हम क्रिश्चियन को पिक करेंगे, उस पर रिएक्शन नहीं आता आपको कि खैर यार एक क्रिश्चियन बना दो और बिल्कुल पावरलेस बना दो, जिसके पास ना पावर्स हैं ना जिसके पास कुछ है। मैं नवाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ, इतनी आपने अच्छी तकरीर की, 4 साल आपको अब होने वाले हैं, आपके पास भी में अगर हिंदू मेंबर्स हैं, आपके MNAs हैं जो स्पेशल सीट्स पे हैं, आप एक जुर्रत करके जरा उनमें से किसी को कल वजीर तो बना दें, चले 1 साल ही बना दें, वाई नॉट, आपका हिंदू क्यों नहीं वहां पे एक आगे वजीर बन सकता है। हिंदूज अगर जो हैं चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, और सबसे नेक नाम थे भगवान दास, क्या उन्होंने शानदार फैसले किए, इज्जत कमाई उन्होंने, इससे पहले भी हमने देखे हैं कि बहुत सारे थे। सो ये वो कंट्राडिक्शन है। बिलावल का मैं उसमें लेके आना चाहूंगा थोड़ा सा। बिलावल ने ये बात की थी, आई रिमेंबर अगेन, बिलावल भी उस पर ही वाज शॉर्ट ऑफ सेइंग इट। उन्होंने जनाब मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई यहाँ क्रिश्चियन जो है ना प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगरचे उनके जो वो नाना हजूर थे, कानून के साथ, आइन के साथ टेम्परिंग तो वो करके गए थे कि जनाब नहीं, कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म सदर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मुसलमान होना ज़रूरी है। ये भुट्टो साहब उसमें ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के गए थे, इससे पहले भी हुई थी। सो ये बड़ी कंट्राडिक्शन है हमारी सोसाइटी में। अच्छा क्या नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, हिंदूज के पास गए, एक अच्छा मैसेज डिलीवर किया, गुफ्तगू बड़ी अच्छी की, लेकिन मैं ज़रा उनको याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो जो तकरीर थी ये कैद आज़म की 11 अगस्त की। ये बुक है जो बड़ी आजकल रेयर है, जनरल जिया के दौर में इस किताब को गायब कर दिया गया था। अभी भी आप नोट करेंगे ये फोटो कापी है, जी जी जी, ये फोटो कापी है और बड़ी अहम किताब है। इसका नाम है फ्राम जिनाह टू जिया। ये लिखने वाले जो हैं ये पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं, ये इनका नाम है मोहम्मद मुनीर। ये इस पे थे, इन्होंने ये किताब लिखी है। और मेरा ये ख्याल है अगर मेरे बस में होता ना, अगर मेरा कहीं कुछ चलता, इस किताब को मैं उर्दू में तर्जमा करवाता। ये 6ठी से लेके 12वीं तक मैं कहता इसको उर्दू में दो, हमारे स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए किताब जो ये फ्राम जिनाह टू जिया है। और उसके बाद ऑनवर्ड BA से लेके MA तक ये कंपलसरी होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स के लिए कि ये किताब है, इसका पेपर अलग होना चाहिए। इन्होंने बड़ी मेहनत की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। जस्टिस मुनीर पे थोड़ा सा इतराज भी आता है, ये पहले वो थे जज थे जिन्होंने फैसला दिया था, वो एक नजरिया जरूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत के बानी माशाल्लाह को, मतलब जिससे कि पहली दफा जस्टिफाई किया था कि ठीक है। वो उसकी भी इन्होंने पूरी डिटेल लिखी है इसकी कि वो क्या था, वो पढ़ने वाली किताब है सारी की सारी, उसकी भी डिटेल दी है। इंपॉर्टेंट जो चीजें इन्होंने की है ना इस किताब से बड़ा क्लियरली लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक कि जो जिनाह का कंसेप्ट था, जिनाह का पाकिस्तान था, उसको कैसे हमारी वो मजहबी जमातें, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो मजहबी जमातें जिन्होंने कैद आज़म की मुखालफत की और कैद आज़म को गलत गलत नाम दिए, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत की, उनके सबके हैं,
बयानात हैं, नाम है, कहते हैं जिन मजहबी जमातों ने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत की थी जनाब, उन्होंने ही कैद आज़म से ये बदला लिया कि कैद आज़म के एक लिबरल मॉडरेट कंसेप्ट जो था पाकिस्तान का, एक जदीद रियासत का, उन तमाम ने मिल के हाईजैक कर लिया। हालत आज ये हो गई है, जो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे खड़े कंस्टिट्यूएंट कैद आज़म के पढ़ रहे थे, मैं उसके कोई पॉइंट्स बताऊंगा आपको, वापस आके आपको ब्रेक पे जाना है कि पंजाब में अभी एक नया नोटिफिकेशन पे अभी वहाँ पे वो लड़ाई चल रही है कि जो हिजाब पहन के आएगा उसको 5% उसको रियायत मिलेगी। एक तरफ आप ये कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि उसको कि जो हिजाब पहन ले वो स्कूल ना है। गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया इस तरह की कोई चीज नहीं है अभी। अच्छी चीज है, वो अप्रिशिएट, लेकिन कंट्रोवर्सी तो हमारे जो एक हायर एजुकेशन के मिनिस्टर के जहन में ये तजवीज तो आई है कि 12 करोड़ का आपका सूबा है, वहां पे 5 नंबर देने के लिए कि, और उसमें मजे की तजवीज ये है कि जो हिजाब करेगा उसको स्कूल आने पर रियायत दी जाएगी, वो ना आए स्कूल। जब इस तरह के मिनिस्टर आपने पीएमएल नवाज ने, शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट में रखे हुए हैं, उसके बाद इन्हें कोई हक नहीं बनता कि ये कैद आज़म की 11 अगस्त की इतनी शानदार तकरीर का ये हवाला भी दें। अब जब वापस आएगा मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा कि कैद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर में क्या है। अगर ये सीरियस हैं, कल वापस हैं, और उनका क्या नाम है, रमेश कुमार है इनकी पार्टी का एमएनए, रमेश कुमार को कल ये मिनिस्टर बने और सिर्फ माइनॉरिटीज का मिनिस्टर ना बने, कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनको दें अगर आप सीरियस हैं तो। बाकी तो लिप सर्विस है सारी। बिल्कुल ठीक है, अभी छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आएंगे तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त को जो तकरीर की गई थी उसके चंद अहम पॉइंट्स भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जुडिशल एक्टिविज्म की बात भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज 4 केसेस में मजीद सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस के 4 पहलू बेनकाब कर दिए। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्लासेस साहब आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त की तकरीर के चंद अहम पॉइंट्स हमारे सामने शेयर करें। क्योंकि हमारे यहाँ ये पढ़ने लिखने का अल्लाह के फजल से जो कालम निगार, जो दानिशवर बैठ के अपनी मर्जी की उस इंटरप्रिटेशन कर देता है, वो हम फिर बई कर लेते हैं। अवाम में इतनी गुमराही फैलाई हुई है हमारे बाज़ कालम निगार दोस्तों ने इसी तकरीर के हवाले से। अब ये मेरी को लिखी हुई नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लिखी हुई है, और उन्होंने पूरी की पूरी तकरीर उठा के उन्होंने इसको कोट किया। मैं कुछ आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, और उन्होंने डेट वाइज फैक्ट्स के साथ बताया। बाकी मिस इंटरप्रिटेशन जो इस मुल्क में है वो करते रहे हैं कि आपने एक सेल्फ डिनायल मोड में जाना है, फेयर इनफ। और इसमें ये भी लिखते हैं, वैसे ये चीफ जस्टिस बड़ा अहम इन्होंने कहा कि लियाकत अली खान साहब ने कैद आज़म के मरने का इंतजार किया। उस वक्त उनको जरूरत नहीं हुई थी, जब कैद आज़म ये तकरीर कर रहे थे कि लियाकत अली खान खड़े होकर उनको कन्फ्रंट कर सकते, इतनी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कैद आज़म के मरने का इंतजार किया। उसके बाद वंस ही वाज, जब वो न फौत हो गए, तो फिर जो जितनी भी आपने इस्लामिक प्रोविजन की वो प्रोसेस शुरू हुआ कि अब पाकिस्तान को एक मॉडर्न, एक प्रोग्रेसिव एक मुल्क से हमने कैसे अब इनके मौलवियों के हाथ में देना है। मजहबी जमातों ने रिपीटिंग जो लिखा है इन्होंने, और इसमें बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज शामिल हैं जिन्होंने अपोज किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के साथ कि जो मजहबी जमातें खिलाफ थी वो सारी उन्होंने बाद में उनको हाईजैक किया। मैं कुछ आपको पढ़ के आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि इस किताब में क्या क्या उन्होंने कोट किया है चीफ जस्टिस ने। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सेकुलर जमहूरी मुल्क चाहते थे, और कैद आज़म ने राइटर के नुमाइंदे को 1946 में व न्यू दिल्ली में एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की नई रियासत एक जदीद मॉडर्न डेमोक्रेसी होगी, और नई रियासत में इख्तियार का मंबा ये अवाम होंगे। रियासत पाकिस्तान में तमाम शहरों को बराबर के हकूक़ होंगे। शहरों का कोई भी मजहब हो उससे रियासत का कोई तल्लुक नहीं होगा। ये आपको ये उन्होंने इंटरव्यू दिया था राइटर्स को। और पाकिस्तान में यहाँ पे वो कहते हैं मलूकियत नहीं होगी, मतलब है या मजहबी ये आपकी पॉलिटिक्स है या मजहबी जो रूल है, थियोक्रेसी नहीं होगी। ये कैद आज़म साहब ये राइटर को इंटरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अगस्त 47 11 अगस्त की दस्तूर से असम्बली में कुछ पॉइंट्स उसमें निकाले, बाकी तो बहुत लंबी तकरीर है जो इस किताब में दी हुई है सारी की सारी। उनका यह खिताब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, पूरी दुनिया को मैसेज भेज रहे थे, नई फाउंडेशन रख रहे थे। वो ये कहते हैं कैद आज़म के जहन में सबसे बड़ा जो मसला था वो अकलियतों की था कि मिनॉरिटीज़ का क्या बनेगा। वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है तो पूरी तवज्जो आवाम की खुशहाली और गुर्बत पर देनी होगी। वो कहते हैं इसके बाद कोई भी जो पाकिस्तान का शहरी वो मंदिर या
मस्जिद जाने के लिए सब आज़ाद होंगे, रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा कि आपका मजहब क्या है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ये कायदे आज़म कह रहे हैं कंस्टिट्यूएंट्स, जो उनकी असेंबली का पहला खिताब था, वो कहते हैं एक कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को उस पर किसी और पे बर्तरी नहीं होगी, मीन्स एवरीबॉडी विल बी इक्वल इन द आइज ऑफ स्टेट एंड इट्स लॉज। अगला वो ये कहते हैं, जिसको बाद बड़ा तफसील से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कि आने वाले सालों में कोई हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, कोई मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन कहते हैं, हम ये करते हैं कि मेरा मतलब ये है कि कोई अगर हिंदू है या कोई मुसलमान है, ये उनका ज़ाती उनका वो है, सब के सब पाकिस्तानी होंगे और सब का सब जो है इस रियासत के बराबर के वो शहरी होंगे, वो मंदिर जाएं, वो मस्जिद जाएं। इस तकरीर का आज नवाज शरीफ साहब ने हवाला दिया है, तो मैं अब इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता कि उन्होंने शायद ये तकरीर पढ़ी नहीं थी, स्पीच राइटर की मेहरबानी, उन्होंने हवाला दे दिया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे नहीं पढ़ी होगी। आमिर, चूंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर पे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, बड़े खुशगवार मूड में बड़ी बेहतरीन उन्होंने तकरीर की है, आपको क्या लग रहा है, किसी दबाव का ये नतीजा है या ये समझते हैं दर्द उनका इतना बढ़ चुका है कि वो दवा हो चुका है? मैं समझता हूँ कि हमने ख़ास तौर पे, हम उनके नाक़िद रहते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जब अच्छी चीज़ बात होती है तो उस पर हम उनकी सराहते हैं, और ये वो चीज़ है। ये पिछले साल भी होली के उस पर गए थे, हमने उस वक्त भी सराहा था कि ये ज़रूरत है पाकिस्तान की। बस दो चार क्विकली, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत प्रोग्राम हो सकते हैं। एक प्रोग्राम में इसको आपने क्लास साहब ने बड़ा समंदर कुज़े में बंद करके वो किया, मगर ज़रूरत है इन चीज़ों को रिपीट करने की। क्विकली दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का अगर पूरी लंबी डिबेट को आसान लफ्ज़ों में करवाना चाहिए कि पाकिस्तान बना क्यों था, तो आसान तरीन जवाब उसका ये है कि मुत्तहदा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अक़लियत के तौर पे इनसिक्योर, गैर महफूज समझ रहे थे कि हमें अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। असास हमारी बुनियादी इस नुक्ते पे थी, और हम कैबिनेट मिशन मुलायन तक तैयार थे 1944 तक के जनाब, आप जो है 46 तक, कि आप हमें अगर ये हमें ऑटोनॉमी के हवाले से या अपने तरीक़ेकार ज़िंदगी गुजारने की एश्योरेंसेस दे रहे तो हम पाकिस्तान नहीं बनाते। पहली बात तो जिस मुल्क को बनाए इस बुनियाद पे गया, उसमें अक़लियतों के साथ तो बुरा सलूक होने का सोचा ही नहीं जा सकता, इसलिए ये बहुत ज़रूरी थी ये तकरीरें की। दूसरा, ये 11 अगस्त की तकरीर की बड़ी बहस रहती है, और काफ़ी सारे नलायकी उसमें मैं कहूँगा जो लोग इसके ऊपर डिबेट करते हैं। इसके ऊपर पहले दिन से बिल्कुल 11 अगस्त से काम हुआ, और सबसे अच्छी इसके अंदर दलील जो है वो ज़मीर न्याज़ी साहब ने, उनकी बड़ी मशहूर किताब है प्रेस इन चेंज, बड़े मशहूर सहाफ़ी थे, उन्होंने उसको कंपाइल किया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा जब ये तकरीर की गई और जब डॉन में छपी, तो इसका ये पोर्शन जो आपने अभी पढ़ा कि हर इंसान को आज़ादी है कि वो चाहे मंदिर में जाए या और चाहे मस्जिद में जाए, और इस चीज़ का रियासत का किसी से ताल्लुक आपके ज़ाती कायद से नहीं है। ये पहली बात कि ये पहले दिन से ही सेंसरशिप शुरू हो गई, और वो ये लड़ाई और ये कश्मकश आज तक जारी है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब की जब इस तरह की बात करें, याद करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक नालायकी मज़ीद ये भी होती है कि जो लफ्ज़ होते हैं ना, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, हमारे यहाँ उसकी डेफिनेशन पे आम बंदे को गुमराह किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर जो है, पिछले इलेक्शनों में भी हर कुछ अर्से जब भी वहाँ हंगामा होता है, तो देवबंद की तरफ से ये फतवा आता है, और बाकायदा हर इलेक्शन में वो कहते हैं कि जनाब उन सेकुलर पार्टियों को वोट दें, और उनके फतवे हैं देवबंद के कि जनाब ये सेकुलरिज्म जो है ऐन इस्लाम के मुताबिक है, और सेकुलरिज्म ही जो है ना हमारी ज़रूरत है और बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये देवबंद का जो है ना फतवे इस पे और बयानात आते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए बुनियादी सेकुलरिज्म की जो और लिबरलिज्म की भी जो बड़ी डेफिनेशन है, एक बुनियादी जो उसकी डेफिनेशन वो ये है कि दूसरों के अकायद और नुक्ता नज़र को बर्दाश्त करना, जैसे आप हर किस्म के मज़हब अकायद को बर्दाश्त करना, ये एक बुनियादी असास है। तो वो इसी पे राय में कहते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग भी जो एक टर्म हमारे यहाँ एक पता नहीं किसने कॉइन की थी, अखबारों में अक्सर वो कुछ बचकाना तरीके से ली जाती है कि जी लिबरल फाशिस्ट, ये अंग्रेजी में एक टर्म होती है ऑक्सीमोरोन। वो ये है कि एक टर्म के अंदर ही जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन है कि लिबरल वो आदमी होता है जो हर किस्म के नुक्ता नजर को बर्दाश्त करे, और फाशिस्ट लिबरल हो नहीं सकता। फाशिस्ट एक नुक्ता नजर था जो कि इम्पोज किया गया। अभी हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, अभी एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे
तो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की भी बात करेंगे। बड़े सख्त रिमार्क्स आज भी सुनने को मिले कि कानून को बालाए ताक रखते हुए सिंध को तबाह किया जा रहा है, और 3-3.5 साल तक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सिंध का ख्याल नहीं आया। अचानक से दौरे पर इतनी बड़ी मेहरबानियां क्यों की जा रही हैं, इसके पीछे क्या कहानी, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कराची के दौरे के हवाले से बात करें। क्लासेस अब पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा, पीटीआई, अब इसके बाद देखा जा रहा है कि नून लीग कराची में पहुंच गई, सिंध में दाखिल होने जा रही है, बल्कि हो चुकी हुई। क्या आपको लग रहा है कि अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, या फिर सिंध में एक सियासी कब्जे की नई जंग शुरू हो गई है? जंग बड़े दावे किए जा रहे हैं। शुरू हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों के मैसेज मुझे आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये भी कह देते हैं कि जनाब क़ायद आज़म पाकिस्तान में कैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहते थे, वो मियां नवाज शरीफ साहब को उसमें भी देखना चाहिए। वो किस तरह लोगों की खुशहाली चाहते थे, या क़ायद आज़म ये चाहते थे आपकी लंदन, पनामा, दुबई, दुनिया जहाँ में आपके वहाँ अरबों रुपीज़ के आपकी प्रॉपर्टीज़ भी क़ायद-ए-आज़म तो बड़ा कुछ चाहते थे क्लास। तो क़ायद आज़म ने तो बात अब उसमें नहीं जाना चाहते। क़ायद आज़म ने तो वहाँ क्वेटा में ज़ियारत में वो बावर्ची लाए थे, जो सरकारी खर्चे थे। आज तक उनका आर्काइव में क़ायद आज़म को चेक लगा हुआ है फाइल के साथ कि जनाब ये बावर्ची आप ले आए हैं फैसलाबाद से मुझे खाना खिलाने के लिए रियासत के पैसों पे, तो ये मेरी जेब से जाने चाहिए, रियासत क्यों पे करेगी। उनको कहा कि उनका डॉक्टर, उनकी बुक है बड़ी, द लास्ट डेज ऑफ कैद, उनके कर्नल इलाही बख्श साहब की पढ़ने वाली किताब है, वो भी वैसे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए थी। जो काम की किताबें हैं अल्लाह के फजल से जनरल जिया ने तमाम की तमाम उठा के उनको बैन कर दिया था। उसमें वो लिखते हैं कि मैंने क़ायद आज़म को कहा कि 2 नए सूट ले लेते हैं आपके लिए, नए कपड़े चाहिए आपको। उन्होंने कहा रहने दें, जो मैंने पहने हुए मैं इन्हीं से गुजारा कर रहा हूं। कैबिनेट के लिए चाय का ऑर्डर किया और उनका क्यों, ये घर से चाय पी के नहीं आते? तो ये पाकिस्तान चाहते थे, ये क़ायद आज़म ये चाहते थे। वो पनामा वाला पाकिस्तान नहीं चाहते थे, ना दुबई वाला चाहते थे, ना वो इसका लंदन वाला चाहते होते। जब क़ायद आज़म का आप हवाला दे रहे हो ना, ज़रा थोड़ा सा उनका अमल भी पैदा करने की कोशिश करें, ताकि आपकी बातों को हम भी सीरियस लें और आपकी ज़्यादा आपकी इज्जत की जाए। माशाल्लाह पहले भी हम बहुत करते हैं, इससे ज़्यादा आपकी इज्जत की जाए। कमिंग टू कराची, अब कराची सिंध के हवाले से ये इनको नवाज शरीफ साहब को ये लग रहा है कि जरदारी साहब से शायद जो हमारे सिंधी भाई हैं जिनको ये सलूट मारते रहते हैं वो तंग आ चुके हैं, तो मौका बड़ा अच्छा है, तो कोई थोड़ा सा जाए हम भी शेयर लेने की कोशिश करें। क्योंकि मियाँ साहब पे ये इल्ज़ाम लगता है, जो कि ठीक है, कि ये जीटी रोड के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पंजाब से ही इनको सीटें मिलती है और उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 148 सीटें हैं, पूरी हो जाती है। 148 सीटें 272 के हाउस में 148 में से सीटें जीते आप हैं, पूरे मुल्क में रूल करें। उसके बाद आपको वहां से सिंध, केपी के, बलोचिस्तान से सीटों की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी मूव की थी जब इन्होंने कहा जना कि हम सराय की सूबा बनाते हैं। वो सरायकियों को बेवकूफ़ बना के जरदारी साहब वो पतली गली से निकल गए। अगर पंजाब को उस वक्त डिवाइड करते तो नवाज शरीफ साहब के लिए मैं शर्ता कहता हूं ये वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। सिर्फ यहां से आपकी जीटी रोड की सीटों से वजीर आजम नहीं बनने वाले। वजीर आजम अगर आपने नवाज शरीफ को बीट करना है, आपको यहाँ पे पंजाब में नए सूबे देने पड़ेंगे। इसका इनके दरमियान बार्गेन चलती रहती है। इनकी अंडरस्टैंडिंग है जो 2013 के बाद सामने आई है कि जरदारी साहब पंजाब में नहीं आएंगे और नवाज शरीफ साहब सिंध में नहीं जाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि सिंध में जाके कोई आके सीरियस एफर्ट करेंगे। इन्होंने अपने अपने इलाके बांट लिएंगे। आप उधर न खुश रहें, हम यहाँ पे खुश रहते हैं। इमरान खान के पास चांस था, वो अपनी बस मिस कर चुके हैं। उनको यहाँ पे बैठ के वो डेली बनी गाला बैठे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा मौसम था उनके लिए। मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने जो सर्दियों के थे, इनको इंटीरियर सिंध जाना चाहिए था, मेहनत करनी चाहिए थी। ऐलान किया था ना, शाहमुद कुरैशी को भेजा था। वो पीर है वहाँ के, वो पीर पकड़ा के घर पहुंच गए, वो लियाकत जतोई के घर पहुंच गए, वो उसका मुमताज भुट्टो के घर पहुंच गए। में मुरीदीन बुला लेते हैं, वो कह रहे हैं बस सिंध फतह हो गया, बस सिंध फतह हो गया। सो इमरान खान साहब इस वक्त आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं। उनके पास 3-4 महीने थे, उन्हें मेरे ख्याल सिंध में लगाने चाहिए थे कि सिंध में गुंजाइश है, वहां पे आपके पास स्पेस है। लेकिन बात मुझे वही लगती है कि अगर आप देखें एमक्यूएम बिखरी हुई है, नजर आ रहा है। अगर इमरान खान साहब के पास टाइम नहीं है, वो बस अपनी मिस कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब सिर्फ दबाव रख रहे हैं थोड़ा सा कि कल को जरदारी साहब के साथ फिर डील कर रहे हैं कि आप वहां पे रहें और हम आपको पंजाब में तंग नहीं करेंगे, आप हमें सिंध में नहीं करेंगे। सही है, सही है। आप बताएं आमिर साहब, ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएंगे, प्रमोशन केस की तरफ जाएंगे, खान साहब क्यों नहीं जाते भाई? खान साहब को जो है वो हमें सिर्फ वो तनकीद की हद तक उन्होंने रखा हुआ है कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी उस पर करें। वो हमें ऑल्टरनेट व्यू नहीं दे रहे कि ये नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे।
उसे हम बात करते रहेंगे। सही, आप प्रमोशन मगर किस तरह अभी चलता है? हम फॉलो अप कर रहे हैं बड़े दिनों से, और हम ही सिर्फ कर रहे हैं कि आज अखबार में या मीडिया में कहीं ये अभी भी पाकिस्तान की तारीख का ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ भगदड़ है। मची, हलचल या मची तो हुई है। कवरेज नहीं हुई, जहाँ हुई वहाँ भी गलत हुई कि उन्होंने दरमियान में ये कंफ्यूजिंग से आज रिपोर्टिंग हुई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट साहब ने दरमियान में जो है ना चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि दोनों फ़रीकीन आपस में मिल जाएं, मगर बाद में उन्होंने फैसला जो है, जो फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अपील थी, खारिज कर दी। अब वापस जो है, इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि बाय द वे मियाँ हसन औरंगज़ेब साहब ने इससे अच्छा फैसला नहीं लिखा, और मैं भी उनकी भी बड़ा मैं उनके मदाहीन में से बन गया हूँ कि ये पढ़ने वाला फैसला है और वो बहुत ऊपर जाएंगे जिस तरह की उनका कैलिबर है। कोई लकूना उन्होंने छोड़ा नहीं है इस फैसले में। और इस फैसले के मुताबिक जो ये है कि जनाब तमाम तरक्कियाँ जो हैं, इसमें कोई 800 अफसर आ जाता है 2015 का बोर्ड का और 2016 के बोर्ड का, कि वो गैर कानूनी है। इस जो 2015 में की गई या बाद में की गई, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। और किसी को रोका जाएगा आइंदा के लिए, उसमें तरीकाकार भी है कि प्रमोशन अगर करनी है और किसी को आपने अगर सुपरसीड करना है या डिफर करना है या नहीं करनी, तरक्की देनी है, तो आप वजूहात लिखेंगे। हवा में किसी की रेपुटेशन नहीं खराब की जा सकती कि मेरे दोस्त के दोस्त ने बताया कि ये आदमी ठीक नहीं है तो इसको फारिग कर दिया जाए, ये ऐसे है। तो अब जो है, अब जाहिर है ये फैसला तो हो गया है। अब यहाँ जो है एक क़यामत आई हुई है। वो कल से जो है ना एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी साहब को भिजवाया जा रहा है, कभी लॉ मिनिस्ट्री, कभी वो उनको हमारी इतला ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी गए, खुद ये फार्मर। अभी ब्रेक में ना चले जाएं आमिर साहब? चले जाएं, फिर बताएंगे कि यहाँ भगदड़ मची हुई है और ये किस दुनिया में रह रहे हैं और कैसे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ब्यूरोक्रेसी को एक बड़ा धचका लगा है, एक बड़ी भगदड़ मची हुई है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे, फॉलो अप इसको देंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, ब्यूरोक्रेसी के प्रमोशन केस से मुतालिक फॉलो अप दे रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि उसको अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इम्प्लीमेंट करने में तामुल किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में आज भी अफसरान को भेजा जा रहा था और मुलाकातों की कोशिश कर रहे थे, मगर वहाँ से मैसेज ये मिला है कि जनाब जो जज हैं वो अदालत अपने फैसलों से बोलते हैं, वो मुंह से नहीं बोलते हैं। तो ये फैसला अब क्लियरली आ गया है। तो अभी डिटेल जजमेंट की करना या रिव्यू करने से शायद मज़ीद टाइम ही ज़ाया होगा। आगे याद रहे कि हालांकि कहने को वो मुशर्रफ डिक्टेटर था, उनके दौर में 2004-5 में मेरा ख्याल एक दफ़ा ये फैसला आया था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और ये 2013 में रिसेंटली इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी काफ़ी लोग डिमोट किए थे, वो भी एक्सेप्ट करके वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गए थे। हाई कोर्ट के पहले जो आया था मुशर्रफ के दौर में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए थे। ये मुशर्रफ साहब ने भी कुछ लोगों को डिमोट किया था 2013 में, वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। मगर बहरहाल सोचने की 2-4 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई हैं कि इसमें 200 करियर ऑफिसर का 2015 में उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है कि वो बड़े बड़े अच्छे लोग थे, उसमें बड़े बड़े लाइक लोग थे, उनकी तरक्कियां भी चूंकि चंद एक टोले की वजह से कि उनकी गलत तरीके से कराई गई थी, उनके साथ भी ज्यादती हो गई है। और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 2014 की इनकी प्रमोशन भी चैलेंज हो गई, 2015 की भी हो गई, 2016 की भी हो गई। तो ये हर साल इनका इस तरीके से करते हैं कि उससे ना सिर्फ मुल्क का निज़ाम धर्म भरम हो गया है, और पैनमा में मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा, बुनियादी इनका मुकदमा ये है कि इदारे मफलूज हो गए हैं। नैब और FBI उसमें सामने आया कि वो अपना काम नहीं कर रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। इस वाकये में पूरा क्लियर हो जाता है कि ना सिर्फ नैब और FBI को छोड़े, आपकी पूरी DMG जो है वो आपने नकारा कर दी है, उनकी सारी इस कंट्रोवर्सी में फंसा के उनको डिमोरलाइज करवाया हुआ है। आपकी पुलिस जो है उसके साथ ज्यादती हो गई है, कस्टम के साथ हो गई है, हर महकमे के साथ 800 अफसरान हैं इसके अंदर जो इससे इफेक्ट होते हैं। सबकी 2-2, 3-3 साल की सीनियरिटी चली जाती है, और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि बुनियादी तौर पे एक शख्स फवाद हसन फवाद साहब की वजह से पूरी स्टेक पे मियाँ साहब ने अपनी गवर्नेंस लगा दी है,
और मैं मजाक से सिस्टम कहता दबाव था पे रख गया है। क्योंकि वो पहले 21वें ग्रेड में आगे हुए थे जो कि अब 20वें में आ गए हैं, तो तनाज़ुरी मैं हो मजाक करता था ये ऐसे ही है कि फौज पूरी में एक मेजर जनरल को आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें तो क्या निज़ाम होगा। अब उनकी 20वें ग्रेड में जो इक्विवेलेंट है वो ब्रिगेडियर की सूरत हाल है कि ब्रिगेडियर को अगर सिस्टम आर्मी पूरा चीफ तबाह बना हो दिया जाए तो क्या निज़ाम होगा। के 200-300 के करीब उनके सीनियर अफसरान हैं जिनको जलील किया जाता है, जिनकी बेइज्जती है कि एक बिल्कुल जूनियर अफसर से जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा मशकूक है कि आप उससे पूरा मुल्क चलवा रहे हैं। और ये सामने चीज़ें आ गई हैं इसका क्विकली कि माजी के अंदर जो है ये कम हुआ, क्यों नहीं हुआ कि ये नरगिस सेठी के दौर में ये वाकया हुआ तो वो भी क्योंकि 20वें-21वें ग्रेड के अंदर उनका भी था, अपनी तरक्कियों के लिए उन्होंने ये करवाया। उस ज़माने में भी कंट्रोवर्शियल हुआ जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दौर में मियाँ साहब के अपने, जब सईद मेहदी साहब थे या जाहिद अनवर साहब थे, ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। जब एक आप जूनियर बंदे को लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। और ये उस तरह ही है जिस तरह वो हेलन ऑफ ट्रॉय बन गई है जिसके लिए 1000 शिप्स उन्होंने चला दिए हैं कि ये ट्रॉय बचाना जो है ना बड़ा ज़रूरी है, चाहे ये सल्तनत चली जाए, चाहे ये हुकूमत चली जाए, चाहे पार्टी चली जाइए। साहब ये इस वक्त जो है ना ये बुनियादी बात ये यहाँ पे आके रुक गई हुई है। सही है क्लासेस। अब यहाँ तो 800 अफसरान जो है वो पूरे इफेक्ट हो रहे हैं, सिस्टम तबाह हो गया है यहाँ आमिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ग्रेड 22 का अफसर जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगता है ना वो फिर जेलस नहीं होता अपने कुलीग से, अपने जूनियर से, क्योंकि उसको मैक्सिमम ग्रेड मिल गया, जहां पे पहुंचना था पहुंच गया। सो फिर वो थोड़ा सा फेयरनेस का मुजाहरा करता है कि जनाब किसी के साथ ज्यादती ना होने पाए। ये पहली दफा, और हर दफा मजे की बात यह है ये पीपल्स पार्टी दौर में भी आपको मसाइल नजर नहीं है। ये मसाइल सारे अब आपको यहाँ नजर आना शुरू हुए हैं जब से नवाज शरीफ साहब हुए हैं। 20वें ग्रेड के अफसर को आप लगाएंगे वहां पे 22वें ग्रेड की पोस्ट पे, तो जैसे आमिर कह रहे हैं फिर अपने आप को 22वें ग्रेड पे ले जाने के लिए वो तो यहाँ पे अपने यारों दोस्तों के फिर उसके बाद ये यारी दोस्ती में जो है निकाले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसके साथ 300-400 बंदे के साथ जो ज्यादती हो गई है होने दें, जो कि जेन्युइनली ऊपर जिनका जाने का एक अपनी राय है। कल जिस खतून का वो बता रहे हैं सदीक जान, कल खतून ने बड़ी जज्बाती तकरीर की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब हाउसिंग मिनिस्ट्री में थी ना वो खतून, कई स्कैंडल आए थे वहां पे। ये बड़े अदालतों के सामने जाके बड़े जज्बाती तकरीरें करते हैं, बड़े चीजें करते हैं। कल अदालत में सुने खतून अफसर ने डीएमजी की बड़ी, उन्होंने वहां पे एक धुआंधार तकरीर की है। उनकी धुआंधार तकरीर के मैंने कुछ वो तो एक तरफ रखे हैं, उन दौर के जो क्या कहूँ आप, ये टीवी पे बैठ के अच्छा नहीं लगता किसी खतून के हवाले से वो चीजें बताएं। इतने फरिश्ते ये भी नहीं है ब्यूरोक्रेट डीएमजी वाले खसूसी, ये बता दूं मैं आपको, जितना लोगों के साथ ये सलूक करते हैं बेरहमाना किस्म का पुलिस और ये मिलके यहाँ पे मजलूम बन जाते हैं, हमारे साथ ज्यादती होगी। आप बताएं आपने कितने मजलूमों को आज तक इंसाफ दिया है? कोई आपको हार्डली 2-3 मिलेंगे। एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं 2-4 आमिर साहब अगर उसमें हो। जी। मुझे कल वाले शो के बाद इसके आज़ाद कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनका मुझे मैसेज आया। शो देखते होंगे मेरा ख्याल आजकल ब्यूरोक्रेट्स आपकी वजह से सारा जो इशू उठाया हुआ है सब अक्सर देखते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि इसमें मेरा जिक्र भी हुआ, ये कहा गया कि शायद वो इफेक्टिव में से हैं बेचारे, 2015 की जो जजमेंट है उसके इफेक्टिव में से हैं। वो ये कहते थे कि जनाब कि ये जो कहा गया है कि शायद हमें उसके बाद डिमोट कर दिया जाएगा या इसका हमारे ऊपर असरात हो हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनाब कि हम जितने भी वहाँ पे अफसर उस वक्त प्रमोट हुए थे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम उनका दे रहे हैं, वो सारे के सारे अपने ये मेरिट पे हुए थे, अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट थी उन पे हुए थे, ऑलरेडी सीटें मौजूद थी। और वो ये भी कहते हैं कि जनाब के अगरचे जो अफसरान गए थे सुप्रीम कोर्ट और प्रमोट नहीं हुए थे, उनको भी अगर इस जजमेंट के तहत अगर प्रमोट कर दिया जाता है फिर भी हमें डिमोट हम नहीं होते, ये उनके अंडरस्टैंडिंग है। और लास्टली वो 2 बातें कहते हैं जिनका मैं भी थोड़ा सा फिटनेस उसमें हूँ। वो कहते हैं जनाब कि हम अपनी ज़ात के हद तक कहते हैं कि मैं तो सेल्फ मेड आदमी हूँ और मुझे ऐसी कोई तरक्की चाहिए भी नहीं जिसको मैं क्वालिफाई नहीं करता, जिसको मैं डिजर्व नहीं करता। ये उन्होंने भेजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। हमने खुद ही कहा कि बेताशा अफसरों के साथ ज्यादती हो गई है, मगर सारे वो जो प्रमोट हुए थे उनमें से नैबज़दा लोग भी थे जिनके वॉलंटरी रिटर्न्स हुई हैं, उनकी भी प्रमोशनें हुई हुई थी, बड़े खराब वाले भी थे। इसीलिए ये फैसला आया है। इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है। मतलब जैसे अगर सिकंदर सुल्तान राजा जैसे लोग, हम भी बड़े 20 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैंने कभी कोई इनका स्कैंडल, कभी कोई इनके बारे में बैड न्यूज़ मैंने तो नहीं पढ़ी, ना मेरे को नॉलेज में आई है। अच्छी रेपुटेशन के ऑफिसर हैं। सो ये भी मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा जो अच्छी रेपुटेशन के ऑफिसर्स हैं, जो आमिर जो कह रहे हैं। और वैसे वो कहते हैं देख में कुछ चांदी अच्छे दाने होंगे, बाकी मेरी तो इस डीएमजी क्लास से अल्लाह माफी दे,
एक डॉक्टर जफर अल्ताफ जैसा बंदा हमने देखा। हम तो डॉक्टर जफर अल्ताफ जैसे बंदे ढूंढते हैं ब्यूरोक्रेसी में, दिलेर, दबंग, एक खड़ा होने वाला और इन हुक्मरानों का बैग ना उठाने वाला। हमें तो कोई ऐसा डीएमजी चाहिए जिसको हम सलाम भी करें और दूर से आके ना उनके लिए इज्जत से भी खड़े हों। ये इज्जत कमानी पड़ती है। और मादरत के साथ जो डीएमजी का इस वक्त तबका पैदा हो चुका है, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएं, वहां शर्म आती है कि फेडरल सेक्रेटरी लेवल के क्लर्क टाइप लोग आ गए। आमिर साहब क्लर्क अभी 2006-2008 तक अभी आप जाते थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आपको लगते थे कुछ डीएमजी के या बड़े अफसर बाकी महकमों के फेडरल सेक्रेटरी, कुछ उनमें दम था। आमिर मादरत के साथ आपको एक इक्का दुक्का तो हूँ, बाकी आपको लगता है क्लरिकल स्टाफ है, क्लर्क हैं, नीचे से उठ के ग्रेड 22वें तक पहुंच गए। दे डोंट डिजर्व टू बी आपके फेडरल सेक्रेटरी। जो लाड थी इस सारी खत्म, इस तरह तरक्कियां हुई हैं तो यही होगा ना, इनकी सारी तरक्कियां चैलेंज हो जाती हैं और वो रिवर्स हो जाती हैं। सोचने की बात है इनको कि ये ब्यूरोक्रेसी, हम बात करते रहते हैं कि जनाब पैनामा पॉलिटिकल क्राइसिस है, लीगल क्राइसिस है, ये इंतजामी क्राइसिस है, ये रियासत का क्राइसिस है। पूरी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने टेस्ट पे डाल दिया। फवाद हसन फवाद ने अपने एक पाव गोश्त के लिए उन्होंने पूरा ऊंट ज़िबा किया है। बस इसी कमेंट के साथ क्लासा साहब वक्त भी खत्म बिल्कुल हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी के प्रमोशन केस से मुतालिक फॉलोअप भी आइंदा आने वाले तमाम दिनों में आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।